आज हम 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक्स में जितने भी मैप है, लगभग 24-25 मैप हैं, उन सभी को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हम वर्ल्ड के मैप में जो हमारे महाद्वीप हैं उनको देख लेते हैं। ये फर्स्ट है उत्तर अमेरिका, सेकंड है दक्षिणी अमेरिका या साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका थर्ड, फोर्थ है एशिया, फिफ्थ है यूरोप, सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया और ये सातवां महाद्वीप है, नीचे ही नीचे पूरे मैप में फैला हुआ है, अंटार्कटिका। तो 7 महाद्वीप हमने देखे, एक बार दोबारा देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक की मैपिंग हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। इसको देखने के बाद हम जो प्रमुख महासागर है, ओशियन है, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है ये अटलांटिक ओशियन, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका इस पूरे एरिया में फैला हुआ है। दोनों तरफ देखें तो ये है प्रशांत महासागर, ऊपर ही ऊपर देखें तो हैं आर्कटिक महासागर। फर्स्ट ये दोनों एक ही है क्योंकि जो पृथ्वी है वो गोल है, तो ये दोनों की दोनों साइड है। एक हो गया, सेकंड हो गया ये, थर्ड हो गया ये, फोर्थ हो गया दक्षिणी महासागर और फिफ्थ हो गया हिंद महासागर। कुछ किताबों में और कुछ विद्वान दक्षिणी महासागर को महासागर अलग महासागर मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर का ही एक भाग है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ पर्वतमालाएं। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में वेस्टर्न साइड में है रॉकीज पर्वतमाला, ये रेड वाला पूरा दिख रही है लाइन रॉकीज की। दक्षिण अमेरिका में है एंडीज पर्वतमाला और ये देखने से ही पता लग रहा होगा पूरे दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में फैली हुई है। तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, ये इस तरह से बनी हुई है। अफ्रीका में ऊपर ही ऊपर की तरफ है एटलस पर्वतमाला, जूम करके दिखा देता हूँ, इसमें दिख नहीं रहा होगा, ये है एटलस पर्वतमाला। उत्तरी अमेरिका में ही पूर्व दिशा में राइट हैंड साइड पर अपलेशियन पर्वत है और ये तो अपलेशियन पर्वत है। और यूरोप में जो पर्वतमाला है उसका नाम है आल्प्स या आल्पस पर्वतमाला, ALPAS, आल्प्स पर्वतमाला या आल्पस पर्वतमाला। और ये है अपलेशियन, तो इन दोनों में डिफरेंस है, इनको मिक्स मत कर देना। इसके अलावा एशिया और यूरोप को अलग करने वाला ये है यूराल पर्वत, यूरोप और एशिया को अलग करता है ये यूराल पर्वतमाला। भारत में हिमालय पर्वत हम जानते ही हैं और इसके ऊपर एक तिब्बत का पठार भी है, जो तिब्बत देश है जिस पर अब लगभग चीन का कब्जा हो चुका है। और दक्षिणी भाग में देखें वर्ल्ड मैप में तो ये है ड्रैंकन्सबर्ग पर्वत, ये साउथ अफ्रीका वाले पार्ट में है, के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में एक बहुत लंबी पर्वतमाला फैली हुई है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ऊपर की तरफ ये एक बहुत बड़ा पूरा ऑस्ट्रेलिया अंदर की तरफ पूरे आंतरिक भाग में मरुस्थलीय क्षेत्र है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट जिसको बोलते हैं। एक वर्ल्ड मैप के बारे में एक हमें मोटा मोटा आइडिया लग गया है कि रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में है, उसके नीचे दक्षिणी अमेरिका में सबसे लंबा एंडीज पर्वत है, इधर पूर्वी भाग में अपलेशियन पर्वत है, यूरोप में आल्पस पर्वत है, अफ्रीका में एटलस पर्वत है, भारत में हिमालय पर्वत है और एशिया और यूरोप को अलग करने वाला यूराल पर्वत है, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और ड्रैंकन्सबर्ग पर्वत है दक्षिणी अफ्रीका में, अफ्रीका के दक्षिणी भाग के अंदर। और नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये भी अफ्रीका में दिख रही होगी हमें लोकेशन में। और एक है अमेजन नदी, ये सबसे बड़ी नदी है। डिफरेंस ये है, मतलब अगर लंबाई की बात करें इस तरह से लेंथ में तो नील नदी ज़्यादा है, और बड़ी की बात करें जो वाटर पानी जिसके अंदर ज़्यादा है, जो ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा एरिया में उसका जो पानी है वो जो अधिक है वो अमेजन नदी के अंदर है। तो ये लंबी है, लॉन्ग है, और ये लार्जेस्ट है अमेजन रिवर। ये डिफ्रेंशिएट हमको याद रखना है। अब हम हमारे सेकंड मैप की तरफ बढ़ते हैं।
सेकंड मैप बहुत ही इजी सा है, फटाफट से हो जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इसको। इसमें हम भारत के पड़ोसी देश, भारत हमें पता ही है, भारत के बिल्कुल पश्चिम में है हमारा पाकिस्तान, उसके ऊपर है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की भी कुछ बॉर्डर हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लगती है, इसलिए भारत का पड़ोसी देश है। फिर है यहाँ पर नेपाल, ये है भूटान सिक्किम के पास में, बांग्लादेश भारत के बीचों बीच फंसा हुआ है, और ये है म्यांमार। तिब्बत एक अलग देश था, लेकिन अब लगभग तिब्बत के ऊपर चीन का ही वर्चस्व शामिल हो गया है, तो इसको एक अलग देश नहीं मानते, चीन ही के अंडर ही आता है। और यह है हमारा चाइना। श्रीलंका स्थल भाग से, मतलब ज़मीन से भारत से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन वैसे वो भी हमारा पड़ोसी देश है। लेकिन अगर स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देशों की बात करी जाए तो एक पाकिस्तान, सेकंड अफ़गानिस्तान, थर्ड नेपाल, चौथा चीन, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश और सातवां म्यांमार। तो भारत के 7 प्रमुख पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट मैप पे चलते हैं। ये इंडिया का फिजिकल मैप है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट मैप है। एक सेकेंड, भारत के मैप की बात करें तो देखो यहाँ पर हमारे, जूम करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं देखिएगा। भारत के मैप में ये हमारा मरुस्थल डेजर्ट वाला इलाका है जो कि राजस्थान में है। इसके अलावा ये विंध्य श्रेणी है मध्य प्रदेश के आसपास, इसके नीचे सतपुड़ा श्रेणी है। विंध्य श्रेणी ऊपर है, नीचे सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है। ये नर्मदा नदी इन दोनों के बीच में से ही बहती है। और पूर्वी भाग में यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नदी है, असम वाले एरिया में। नीचे की बात की जाए दक्षिणी भाग में तो ये पश्चिमी घाट है पश्चिम की तरफ, और पूर्वी घाट है पूर्व की तरफ। खंबात की खाड़ी, गुजरात के बिल्कुल नीचे खंबात की खाड़ी है, और गुजरात में ही ऊपर की तरफ कच्छ की खाड़ी है। तो याद रखना है हमें, कच्छ की खाड़ी ऊपर की साइड है और खंबात की खाड़ी उसके नीचे है। एक हमें दक्षिण की नदियां जो हैं उनका क्रम भी याद रखना है, वो एग्ज़ाम में कई बार आता है और इम्पॉर्टेंट भी है। देखो सबसे पहले है महानदी, उसके बाद है गोदावरी, उसके बाद है कृष्णा और उसके बाद है कावेरी। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, MGKK, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। कृष्णा और कावेरी में जिसमें कम अक्षर है कृष्णा में तो वो पहले आएगा, कावेरी में ज़्यादा है तो वो बाद में आएगा। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये इनका सीक्वेंस है। इसके अलावा जो सिंधु वाली नदियाँ हैं इनका भी सीक्वेंस हमें याद रखना है। सबसे पहले सिंधु नदी है, फिर झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है और फिर लास्ट में सतलज है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। SJC, चिनाब, R रावी, V व्यास, S सतलज। ये भी हम याद कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा लिख देता हूँ उनके लिए, स्क्रीनशॉट ले सको, जिससे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और लास्ट में वापस से S सतलज, SJCRVS। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो कुछ बना करके। मुख्य बातें यही थी इस मैप की, और आगे भी ये मैप इस तरह से आएगा तब और डिस्कस कर लेंगे इसको। फिर हम देखते हैं कुछ विश्व की प्रमुख नदियाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो विश्व में बहुत सारी नदियाँ होगी जब एक भारत में इतनी सारी नदियाँ, लेकिन सब इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है बस हम उसको देखेंगे। भारत की बात करें तो 2 बड़ी इम्पोर्टेंट नदियाँ ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, दिखी रही है लोकेशन हमको। इसके अलावा मिसिसिपी नदी, ये USA के आसपास, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कैरिबियन सागर है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में। अमेजन नदी हमने देखी ही थी, दक्षिण अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट। ये नील नदी हमको दिख रही है, सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट है। अफ्रीका और यूरोप के बीच में है भूमध्य सागर, जूम करके दिखा देता हूँ, अफ्रीका और इसके बीच में है भूमध्य सागर, बड़ा इम्पोर्टेंट है।
अफ्रीका अफ्रीका और एशिया के बीच में यहाँ पर ये लाल सागर है, मतलब भूमध्य सागर से बिल्कुल जुड़ा हुआ नीचे की तरफ लाल सागर आएगा। भारत के लेफ़्ट साइड में अरब सागर है ही, राइट में बंगाल की खाड़ी है ही, हमें पता ही है। विश्व की प्रमुख नदियों को हम देख रहे थे। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में कई अच्छी और फेमस नदियाँ जिनकी लोकेशन आ जाती है। ऑरेंज नदी है, बिल्कुल दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है, अफ्रीका के दक्षिण भाग के अंदर। इधर ही नाइजर देश है, इधर नाइजर नदी है। कांगो बेसिन बड़ा फेमस है, यहाँ पे कांगो नदी है। और एक ये विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील इसलिए भी फेमस है क्योंकि विक्टोरिया झील के आसपास एक बहुत बड़ा एक दरार बनी हुई है, बोलते हैं एक फॉल्ट बना हुआ है बहुत बड़ा। ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी फेमस नदी है, वो भी एग्ज़ाम में कई बार आती है, नाम थोड़ा कैची है इसलिए पूछ लेते हैं, डार्लिंग नदी। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर डार्लिंग नदी देखेंगे। और ये बिल्कुल पश्चिम इसके पूर्व में है कोरल सागर, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ भी है, कोरल का पूरा बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोरल सागर इसका नाम रखा हुआ है। यहाँ पे कोरल लीव्स बहुत ज़्यादा है। एक है यहाँ साल्ट लेक सिटी यूएसए के अंदर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मोस्टली जितने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट मैप पे चलते हैं। ये विश्व की जलधाराओं का मैप है। देखो इन जलधाराओं में वैसे कुछ ट्रिक्स बना करके आप याद कर सकते हो कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल बात करें तो जितनी भी धाराएं, ये बीच का भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, ये इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, यहाँ से जो भी धाराएं या जो भी करंट ऊपर की तरफ जाता है तो वो होता है गर्म, और जो ऊपर से मतलब ध्रुव से या पोलर एरिया से ऊपर से नीचे की तरफ आती है वो सब होती है ठंडी। ऐसे ही दक्षिणी भाग में भी है, जो यहाँ से नीचे जा रही है वो सब तो होगी गर्म, और जो यहाँ से ऊपर आ रही है वो होगी ठंडी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ध्रुवों पर पृथ्वी के बर्फ़ जमी हुई है या फ्रिज्ड जोन है वो जमे हुए हैं, वहाँ पे बहुत ठंडे इलाके हैं, तो वहाँ से जो भी पानी आता है वो ठंडा होता है, यहाँ से जो जाता है वो गर्म होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान रख सकते हैं। बाकी एक बार देख लेते हैं जितनी भी इम्पोर्टेंट है, जैसे गल्फ़ स्ट्रीम है, ये उत्तरी अमेरिका के यहाँ से जा रही है। ठीक है, ब्राज़ील के पास में ब्राज़ीलियन धारा है। हम्बोल्ट जो इम्पोर्टेंट है बस उसको देख लेते हैं। हम्बोल्ट धारा ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में है, और उसके पूर्वी भाग में है फॉकलैंड की धारा। ठीक है, ये दोनों ही ठंडी धाराएं हैं, फॉकलैंड और हम्बोल्ट। ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट है दो, क्यूरोसियो और ओयोसियो। तो क्यूरोसियो नीचे से ऊपर जा रही है तो ये तो है गर्म, और ओयोसियो ऊपर से नीचे आ रही है इसलिए ये है ठंडी। ओयोसियो धारा और क्यूरोसियो धारा। और एक बिल्कुल ऊपर से नीचे आती है लैब्राडोर, यहाँ पे सागर है तो उत्तरी अमेरिका कनाडा के पास से, इसका नाम है लैब्राडोर धारा। यहाँ एक नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, यह है गर्म धारा, अलास्का की धारा। कैलिफोर्निया में ऊपर से नीचे की तरफ आती है नॉर्थ अमेरिका के पास में, यह है ठंडी धारा। अगर इनको एक दो बार लोकेशंस को आप देखोगे थोड़ा सा, और एक बार ब्लैंक मैप में जब खुद प्रैक्टिस करोगे तब बड़ी आसानी से ये चीज़ें आ जाएगी। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है मैप के लिए। एक ये मैप है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का, बहुत ही आसानी से। इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि ये सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है, बड़ा फेमस है, वर्ल्ड का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो सेंट पीटर्सबर्ग जिसका पहले नाम था लेनिनग्राड, यहाँ से स्टार्ट होकर के ये जाता है व्लादिवोस्टोक तक। इसमें हम इसका जो सेकंड स्टेशन है वो भी याद कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। पिट्सबर्ग के बाद में आता है मॉस्को, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। सेंट पीटर्सबर्ग के बाद में मॉस्को और लास्ट एंड होता है व्लादिवोस्टोक में। ये विश्व के कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने पहले ही हाईलाइट किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। देखो इक्वाडोर, सैंटियागो दक्षिण अमेरिका में, ब्यूनस आयर्स ये भी दक्षिण अमेरिका में, केप टाउन ये साउथ अफ्रीका में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्थ
ब्रिस्बेन, मेलबोर्न और सिडनी, ये सब चारों बिल्कुल कोस्टल मतलब तटीय इलाके हैं, समुद्र के पास वाले हैं चारों। क्योंकि जितने भी अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, औद्योगिक प्रदेश होते हैं, वो समुद्र के किनारे ही होते हैं, ताकि पानी के जहाज़ के द्वारा आसानी से उसको यातायात जो परिवहन है, ट्रांसपोर्ट उपलब्ध हो सके। जैसे भारत में मुंबई और चेन्नई, ये मिस्र की राजधानी है खार्तूम, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। रूस में ये मास्को है। जापान में शंघाई है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला भी बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यूएसए के पास में यूएसए में ही लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे पश्चिम में तो सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स और सैन डिएगो या सैन डिएगो, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सैन फ्रांसिस्को है, फिर लॉस एंजल्स है, फिर सैन डिएगो है। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स और सैन डिएगो। इक्वाडोर, सैंटियागो, ब्यूनस आयर्स, केप टाउन, खार्टूम। इधर मुंबई और चेन्नई भारत में। जापान की तरफ राइट में देखेंगे तो शंघाई, फिलीपींस का मनीला और ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, मेलबोर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन। नेक्स्ट मैप पे चलते हैं। देखो ये नेक्स्ट मैप है, ये किस चीज़ को दिखा रहा है, ये जनसंख्या वृद्धि दर दिखाता है, मतलब कितने परसेंट से विश्व में पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जहाँ पर 3% से ज़्यादा बढ़ रही है उसको इन्होंने हाई एरिया बोला है, और ये हाई एरिया सारे हमें दिखेंगे अफ्रीका के अंदर। ठीक है, भारत जो है वो एक आदर्श दिशा के अंदर आता है, जहाँ पर रेट 1 से 1.9 के बीच में है, जो सही है। और 1 से कम वाले वो निम्न है, जिनको वाइट कलर से बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया गया है। ये यूएसए, यूरोप के मोस्टली कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे अभी ऋणात्मक वृद्धि चल रही है। मतलब अगर 1 लाख लोग हैं तो अगले साल वो 1 लाख से कम होकर के और कम हो जाते हैं, 90,000 ही बचते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल 95,000 ही बचते हैं। भारत में जो रेट है वो है, एक सेकेंड, भारत में जो रेट है वो है 1 से 1.9 के बीच, मगर मोटा मोटा इसको हम 2 भी मान लें तो इसका मतलब ये है अगर 1 लाख लोग हैं तो वो अगले वर्ष बढ़ करके 1,20,000 हो जाएंगे, और जो 100 करोड़ है उसके अनुपात में वो उतना बढ़ जाएगा इस रेट का, ये मतलब है। ये मृदा, मिट्टी का, सॉइल का बड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, फटाफट देख लेते हैं इसको। एक सेकेंड, जूम करना पड़ेगा। देखो मिट्टी की बात की जाए तो राजस्थान वाला जो एरिया है इसका, यहाँ पर मिलती है शुष्क मृदा। शुष्क मतलब जो मरुस्थलीय मृदा तरह की है। काली मृदा, ये काला वाला जो पॉइंट है ये गुजरात में जो हो रहा है, ये काली मृदा है। बिल्कुल पूरा बीच में पठारी प्रदेशों में भी काली मृदा मिलेगी। सर्वाधिक भाग पे कौन सी मिट्टी फैली हुई है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो लाल और पीली, ये जितना भी रेड कलर है ये सब लाल और पीली मिट्टी को दिखाता है। फिर इसके अलावा जो हरा वाला है वो पर्वतीय मिट्टी है, जो पर्वतीय इलाके जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट का ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी मिलती है। और बाकी के नॉर्थ ईस्ट वाले सभी राज्यों में भी कौन सी मिट्टी मिल रही है, असम को छोड़ दें तो लगभग ये लाल और पीली। और जो गंगा का मैदान है ये उत्तर प्रदेश वगैरह है, और जो असम तक ब्रह्मपुत्र का मैदान है यहाँ पर मिलती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़, या इसको अंग्रेजी में एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और जलोढ़ का मतलब जल के द्वारा ढोए गए कण, मतलब जो मिट्टी नदी के साथ आकर के बनती है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, वो है लैटेराइट। लैटेराइट को देख लेते हैं। ये जो केरल से थोड़ा ऊपर देखेंगे तो ये पश्चिमी तटीय इलाका जो भारत का है वहाँ पर लैटेराइट मिट्टी मिलती है। इसके अलावा कुछ और क्षेत्र में भी, ये एमपी के आसपास थोड़ा सा क्षेत्र है, ठीक है, ये उड़ीसा के आसपास, पश्चिम बंगाल के आसपास वाला भी थोड़ा बहुत एरिया में लैटेराइट मिल जाती है। पर इसका जो मुख्य एरिया है वो है भारत का पश्चिमी तट। अब हम देखते हैं ऊर्जा संयंत्र। देखो ऊर्जा संयंत्र 2 तरह के हैं, एक आणविक और एक तापीय, मतलब थर्मल वाले भी हैं और एक न्यूक्लियर भी है। तो न्यूक्लियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भारत में 4-5 जगह ही हैं, तो उनको देख लेते हैं। एक तो है राजस्थान में रावत भाटा, एक है ये काकरापारा, ये गुजरात में है, एक है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, एक है कैगा जो कर्नाटक में है,
एक है कलपक्कम जो तमिलनाडु में है, और एक है नरोरा जो उत्तर प्रदेश में है। तो नरोरा उत्तर प्रदेश में, रावतबाटा राजस्थान में, और काकरापार काकरापार गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम कलपक्कम तमिलनाडु में, और नरोरा उत्तर प्रदेश में। ये आणविक न्यूक्लियर बेस्ड ऊर्जा संयंत्र है भारत में। लौह इस्पात संयंत्र भारत में कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। एक है सबके लोकेशंस देखो, सलेम है तमिलनाडु में, भद्रावती और विजयपुर है कर्नाटक में, विशाखापट्टनम है तमिलनाडु में, भिलाई है छत्तीसगढ़ में, राउरकेला है उड़ीसा में, दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में, और बर्नपुर है झारखंड में। बर्नपुर, बोकारो और जमशेदपुर ये झारखंड में है। बर्नपुर वैसे वेस्ट बंगाल और झारखंड की बॉर्डर पे बना हुआ है। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ये लौह इस्पात संयंत्र है, कहाँ कहाँ पर भारत में है। फिर हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय देखो, इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स हैं और जो सी पोर्ट है, जहाँ पर बंदर, जिसको हिंदी में बंदरगाह कहते हैं, ये इनके नाम कई बार इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वहाँ के एयरपोर्ट का क्या नाम है। जैसे दिल्ली वाले का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वैसे मुंबई वाले का क्या नाम है, छत्रपति शिवाजी, ठीक है। कलकत्ता वाले का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस तरह से। वैसे ही इसमें जो इनके सी पोर्ट है उनका भी नाम है, गुजरात में एक बड़ा फेमस सी पोर्ट है, उसका नाम है कांडला। क्वेश्चन आता है कांडला कहाँ पर है, तो ये गुजरात में हो जाएगा। ये वो नाम बताएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सी पोर्ट के अंदर दो और इम्पॉर्टेंट है, तमिलनाडु में कोची और तूतीकोरेन, ठीक है। जहाँ पर ये देखो, एक जूम करके बताया तो, जहाँ पर ये नाव वाला साइन बना हुआ है वो तो सी पोर्ट है, जहाँ पे ये प्लेन बना हुआ है वहाँ पर एयरपोर्ट है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने जूम किया हुआ है, क्लियर हो जाएगा। ये भारत वाला वही मैप है जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये थोड़ा सा क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी भारत की कुछ झीलों का है, तो ये झील हम देख लेते हैं, कुछ फेमस झील इसमें से। देखो, चिल्का झील ये उड़ीसा के अंदर है, भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है ये। फिर एक कोलेरू झील है, यहाँ पर पुलिकट झील है, नीचे केरल में वैम्बनाथ झील है, और राजस्थान में खारे पानी की बड़ी फेमस सांबर नमक झील है। और एक जम्मू कश्मीर में रह गई है भारत की सर्वाधिक मीठे पानी की झील, इसको बोलते हैं वूलर झील। वूलर झील भारत में सबसे अधिक मीठे पानी की झील तो वूलर झील है, और खारे पानी की बात करें तो ये चिल्का झील है। ये हम देखते हैं वनों वाला, वन का मैप है, कहाँ कहाँ पे किस तरह के वन फैले हुए हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। देखो, जो ये वाला कलर है ये पर्वतीय वनों को दिखा रहा था। पर्वतीय जम्मू कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम के कुछ क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसके अलावा सदाबहार वन, जो पश्चिमी तट जहाँ पे लैटेराइट मिट्टी देखा था हमने, वहीं पर सदाबहार वन फैले हुए हैं। और उसके अलावा पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर और वेस्ट बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के अंदर भी कौन से हैं, यहाँ पर सदाबहार वन। सर्वाधिक क्षेत्र में कौन से फैले हुए हैं, वो हैं पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये पूरा एरिया भारत का उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन से है, जो एक विशेष समय के अंदर विशेष मौसम में अपने सारे पत्ते झड़ा देते हैं। और राजस्थान में पाए जाएंगे कंटीले वन। जूम कर दिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देख लेना। जनसंख्या घनत्व वाला मैप देखें तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जहाँ पर 500 से ज़्यादा हैं वो ये डार्क कलर वाला है, तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और केरल, इन राज्यों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है, मतलब 1 किलोमीटर में 500 से अधिक लोग रहते हैं। और अगर बात की जाए, ये हम देख सकते हैं राजस्थान में 200 है, तो ये 101 से 250 वाले के बीच में आ जाता है, 200 जनसंख्या घनत्व राजस्थान का। मैप से हमें ये आइडिया रह जाता है कि ज़्यादा वाले कौन से हैं। तो 500 से ज़्यादा वाले हमें ध्यान रखने हो तो ये एक तो बेल्ट ऊपर है, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल,
वाला और एक नीचे केरल वाला, बाकी सभी में 500 से कम ही है। ये कोपेन का क्लासिफिकेशन है, विशेष रूप से अच्छे एग्जाम्स में इसी क्वेश्चन बनता है। तो कोपेन का क्लासिफिकेशन का मैप देख लेते हैं, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। कोपेन ने क्या किया, हर जलवायु को एक विशेष अक्षर दे दिया था, अल्फ़ाबेट। जैसे ध्रुवीय प्रकार की जलवायु को वो बोलते हैं ई, तो ई वाला कौन कौन सा है, ये पूरा जम्मू कश्मीर वगैरह, जम्मू कश्मीर वाला ये ऊपर वाला एरिया ई में आएगा। और जो ये मरुस्थल वाला है इसको इन्होंने नाम दे दिया BWHW, ठीक है। और जो ये बीच वाला पूरा जो है गंगा का मैदान वगैरह फैला हुआ है इसको नाम दे दिया इन्होंने CWG, ठीक है। और जो अर्ध शुष्क है उसको इन्होंने बोल दिया बीच में और पठारी प्रदेश को BSHW। इधर जहाँ मानसूनी रहता है, शुष्क मानसून रहता है तो इसको इन्होंने बोल दिया AS। और जहाँ पे लघु मानसून रहता है उसको बोला इन्होंने AMW। बेसिकली इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं, हमें जो इसके सिंबल है वो याद ही करने पड़ेंगे कि कौन से को कौन सा नाम इन्होंने दिया है। तो फिर स्पेशली पूछा जाता है कि ध्रुवीय प्रकार की जलवायु या फिर जम्मू कश्मीर में कोपेन ने कौन सा माना है, तो उन्होंने ई माना है। यहाँ पर बीच वाले क्षेत्र में CWG माना है, इधर BSHW माना है, इसको BWHW माना है। टोटल 4-5 ही साइन है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है, 1-2 बार देखेंगे, प्रैक्टिस करें हो जाएगा। फिर दे रखा है कुछ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का मैप। देखो गुड़गांव दिल्ली मेरठ में है, गुजरात में है, हमारे मुंबई पुणे में है, बेंगलोर तमिलनाडु में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में, और हुगली क्षेत्र बंगाल के आसपास वाला, ये वो क्षेत्र है। और नीचे कोलम या तिरुवनंतपुरम, ये वो एरिया है जहाँ पर सभी प्रकार के उद्योग सर्वाधिक पाए जाते हैं। कोई सा भी उद्योग हो, चाहे वो सूती वस्त्र के हों, लोहे के हों, इस्पात के हों, सभी का जो सर्वाधिक जमाव है वो भारत में इन क्षेत्रों में पाया जाता है, इन औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। लोहा इस्पात संयंत्र, ये वाला मैप हमने देख लिया पहले, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर, ये लोहा इस्पात के संयंत्र पहले भी हो चुका है। एक्चुअली ये जैसे 7th क्लास की बुक में भी वही मैप है और बाद में 10th या 11th क्लास मैप में भी आ गया तो वो रिपीट हो जाता है। ये LO धातु का है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, इसमें से इतना कुछ, फिर भी अगर देखना चाहो तो देख लेना। इसमें बस तांबा और बॉक्साइट का बताया हुआ है। तो तांबा वाला तो देखो ये खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर, राजस्थान वाले पूरे सब तांबा के अंदर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश वाले मोस्टली सारे किस्में हैं बॉक्साइट में, कटनी, अमरकंटक, बिलासपुर, मैकालपाड़ी, कोरापाट वगैरह ये पूरा। और इधर बात करें पूर्व की तो ये हजारीबाग और सिंह भूमि, ये दोनों और तांबे के हैं। तो ये दोनों बेल्ट तो तांबे के हैं और ये बीच वाला पूरा किसका, बॉक्साइट का। तो मैप से याद करने में आसानी रहेगी कि बॉक्साइट किस तरफ था और तांबा किस तरफ था। ये ऑस्ट्रेलिया पारा महाद्वीपीय महामार्ग का है, तो ये पर्थ से स्टार्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया पर महाद्वीपीय रेल मार्ग और मेलबोर्न तक जाता है, पर्थ से मेलबोर्न तक, बस इतना याद करना है। पर्थ के बाद अगला स्टेशन इसमें आता है कलगुरली और कालगुरडी, ये दोनों यहाँ पर गोल्ड माइंस है, सोने की खाने हैं, यहाँ पे सोना निकलता है भारी मात्रा के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में कलगुरली और कूलागार्डी 2 खाने हैं यहाँ पे लिखा हुआ पर्थ के बाद। ऐसी ये पार कनेडियन रेल मार्ग है कनाडा का, तो इसके अंदर भी ये वैंकूवर से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाता है, हैलीफैक्स तक। इनके स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वैंकूवर से लेके हैलीफैक्स तक। ये एक लास्ट मैप है हमारा, जो शीतकालीन जो विस्तृत कृषि होती है, जो गेहूँ के विस्तृत है, उनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। इनके नाम बता देता हूँ। जैसे उत्तरी अमेरिका में उसको कहते हैं प्रेरीज, अर्जेंटीना या दक्षिण अमेरिका में कहते हैं पंपास, यूरोप और एशिया में कहते हैं, यूरेशिया में स्टेपीज। दक्षिण अफ्रीका के अंदर कहते हैं वेल्ड्स, और ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं डाउन्स, और न्यूजीलैंड में इनको कहते हैं कैंटरबरी। इन सब की लोकेशन बनाई हुई है, किस किस पूरे महाद्वीप में नहीं होते, पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही है। तो बताया हुआ जैसे एशिया में, भारत में नहीं है ये, जिस
जगह पर ये हैं उस जगह की लोकेशन डार्क ब्लैक से बनाई हुई है। नाम हिंदी में उनके आगे मैंने लिखे हुए हैं। प्रेरीज हैं, दक्षिण अमेरिका में पंपाज हैं, दक्षिण अफ्रीका के अंदर वेल्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, इधर स्टेपीज है, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी है, ये वेल्ड्स है, ये पंपाज है। लगभग हमने सभी जो मैप हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं एनसीईआरटी के, जो जहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। कुछ मैप ऐसे भी हैं जो नहीं लिए हैं क्योंकि वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो केवल बुक्स में किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए बनाए हुए हैं। लेकिन जो जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी इम्पोर्टेंट मैप थे 6 से लेकर 12 तक की 9 बुक्स के अंदर, 6 और 10 तक 5 बुक्स है, 11th और 12th के अंदर 2 बुक्स है ज्योग्राफी की। तो सारी 9 बुक्स के सारे मैप मोस्टली मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है यहाँ तक तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाएं वीडियो पे।